वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख किरणों पर चर्चा करने के बाद में आइए अब हम चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों के निर्माण पर। मतलब गोलीय दर्पणों से इमेज किस तरह से बनती है, प्रतिबिंब किस तरह से बनते हैं, इस बात को हम आप समझेंगे। गोलीय दर्पण में दो तरह के दर्पण आते हैं, हम जानते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण पर, फिर बात करेंगे हम उत्तल दर्पण पर। बात को आगे बढ़ाने से पहले हम समझ लें कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते कैसे हैं। देखिए, अवतल दर्पण में क्या होता है, जो परावर्तक पृष्ठ होता है, जो चमकीला परावर्तक पृष्ठ होता है, वो अंदर की ओर वक्रित होता है। कैसे होता है? अंदर की ओर वक्रित होता है और बाहर की तरफ पॉलिश होती है, उसके अंदर परावर्तक पॉलिश होती है। ठीक है, अवतल दर्पण में इसको बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण। जबकि अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो उभरा हुआ भाग होता है वो चमकीला होता है, चमकीली सतह होती है, और अंदर वाला जो वक्रित जो भाग होता है अंदर वाला, उस पर अपारदर्शी पॉलिश होती है। यानी बाहर वाला जो भाग है, जो बाहर की ओर परावर्तक जो पृष्ठ है, वो बाहर की ओर वक्रित होता है, बाहर की ओर घुमा हुआ होता है। इसको कहते हैं उत्तल और इसको कहते हैं अवतल। है वो समझ? अब उत्तल और अवतल दर्पण को समझने के बाद में अब हम बात करेंगे कि भाई अवतल दर्पण के द्वारा, अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो उसके द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण किस तरह से होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले हमें एक रेखा चित्र, एक डायग्राम बनाना आना चाहिए, जैसा कि हमने यहाँ पर बना रखा है। तो इस डायग्राम में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए हमारे को। देखिए, ये डायग्राम में कुछ नहीं है। एक साइड में तो हमने अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर बना करके दिखा रखा है। ये कॉनकेव मिरर है,
इसमें ये साइड पे परावर्तक पृष्ठ नजर आ रही है, और ये जो हमने ऐसे बना रखी है, लाइनें बना रखी है, इसका मतलब ये है ये अपरावर्तक, यहाँ पर पॉलिश होती है, अपारदर्शी पॉलिश जो होती है वो है। ठीक है, तो जब भी हम अवतल दर्पण बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं, जो बनाया और इस साइड में अपारदर्शी कांटे लगा दिए हमने, और इधर वाली पृष्ठ चमकीली मानी जाती है। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण बनाना आना चाहिए। फिर उत्तल दर्पण के बीचों बीच हमें पोल होता है, हम जानते हैं, यहाँ पर हमें पी लिख दें। ठीक है, इसके बाद में पी से कुछ दूरी पर, जो भी दूरी आप लेना चाहें, स्केल से आप नापें, 1 2 3, जो भी आप दूरी आप रखना चाहते हैं। मान लीजिए आपने 2 सेंटीमीटर दूरी रखी, 2 सेंटीमीटर दूरी, 2 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर एक डॉट बना दें, और इस पी से ही डॉट बना दें, डॉट के ऊपर एफ लिख दें। एफ का मतलब होता है फोकस, मुख्य फोकस। ठीक है, और मुख्य फोकस के आगे भी हमें एक डॉट बनाना है सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, यानी वक्रता केंद्र के लिए। तो वक्रता केंद्र जो होता है, हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र जो होता है उसकी दूरी फोकस दूरी से दुगनी होती है। तो अगर हमने 2 सेंटीमीटर दूरी पर एफ का पॉइंट लगाया है, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारे को, ध्रुव से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें क्या लगाना है, दूसरा पॉइंट लगाना है, और वहां पर हमें सी लिखना है। ये चीज हमें बनानी आनी चाहिए हर चित्र में, और नाप तोल बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। ध्रुव से और एफ के बीच की जो दूरी है, उतनी ही दूरी एफ और सी के बीच में रहनी चाहिए। अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर रखी है हमने, तो इधर भी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी अगर यहाँ पर, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से और पूरा मिलाकर के 4 सेंटीमीटर होते हैं, डबल होती है। आई बात, ये चीज बनानी आनी चाहिए। इसके बाद में क्या करना है, डायग्राम बनाना हमें आ गया। डायग्राम तो हमेशा बनाना इसी तरह से आना चाहिए, और नाप तो बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो डायग्राम बन जाए तो फिर हमें ये देखना है डायग्राम बनने के बाद में कि जो बिंब है, जो वस्तु है, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, ये कोई मोमबत्ती है मान लीजिए। ठीक है, अब ये मोमबत्ती है, कितनी जगहों पे रखी जा सकती है। देखिए, पहली पोजीशन तो उसकी होती है अनंत वाली, इनफाइनाइट पे रखी जा सकती है, अनंत पे। जब भी अब अनंत पे रखते हैं तो समांतर किरणें जो हम डाल के दिखा देते हैं, हमें मानते हैं कि अनंत से जो प्रकाश की किरणें आ रही है वो आपस में समांतर आती है मुख्य अक्ष। ठीक है, दूसरी पोजीशन, पहली पोजीशन तो ये हो गई कि अनंत पे आ गई। दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है कि अनंत और ये वक्रता केंद्र जो है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो सकती है। ये कोई वस्तु है ए बी, ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो सकती है। ये दूसरी पोजीशन है हमारी। तीसरी पोजीशन क्या हो सकती है कि ये वक्रता केंद्र इसके बीच की बजाय ये सीधे सीधे वक्रता केंद्र के ऊपर हो सकती है तीसरी पोजीशन में। तीसरी पोजीशन क्या है कि बिंब जो है, ऑब्जेक्ट जो है, वस्तु जो है, वो वक्रता केंद्र पे रखी हुई हो सकती है। ठीक है, चौथी स्थिति क्या हो सकती है, ये वक्रता केंद्र से थोड़ा सा आगे, लेकिन फोकस से पहले, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हुई हो सकती है, चौथी पोजीशन है। पांचवी पोजीशन में वस्तु जो है या बिंब जो है वो फोकस के ऊपर रखा हुआ हो सकता है, और छठी पोजीशन के अंदर जो वस्तु है वो फोकस और पोल, ध्रुव, इन दोनों के बीच में भी रखी हुई हो सकती है। इस प्रकार से 6 पोजीशंस हो सकती हैं बिंब को रखने की। अब इन 6 पोजीशंस के हिसाब से हम देखते हैं कि अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंबों का निर्माण किस तरह से होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थिति 1, पोजीशन 1 पर। पोजीशन 1 का मतलब क्या है कि जब बिंब जो है, यानी ऑब्जेक्ट जो है, वो अनंत पर रखा हुआ, तब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस तरह से बनेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक अवतल दर्पण बनाया, उसके एक साइड में पॉलिश दिखा दी। ठीक है, उसके बीचों बीच ध्रुव या पोल
अंकित कर दिया, ठीक है। और पोल से कुछ दूरी लेते हुए, मान लीजिए हमने 2 सेंटीमीटर की दूरी ले ली, 2 सेंटीमीटर की दूरी लेते हुए एक बिंदु लगाया, इसको F लिख दिया। और पोल से ही, ध्रुव से ही डबल दूरी लेते हुए, यानी 4 सेंटीमीटर की दूरी लेते हुए, टोटल 4 सेंटीमीटर की दूरी लेते हुए दूसरा बिंदु लगाया, इसको हमने C लिख दिया। C का मतलब होता है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और F का मतलब होता है फोकस, ठीक है। इस तरह से हमने एक डायग्राम तैयार कर लिया और ये मुख्य अक्ष को हमने ये मिला करके मुख्य अक्ष बना दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को मिला करके मुख्य अक्ष बना दिया, ठीक है। ये डायग्राम बनाने के बाद में अब हमें क्या करना है, दो किरणों को चुनना। दो किरणें, कोई सी भी दो किरणें हम ले सकते हैं, दो किरणों को चुनना है। हमने अभी 4 किरणों की बात की थी, ठीक है। उनमें से कोई सी भी दो किरणें हम चुन करके और ये डायग्राम को बना सकते हैं। पहली किरण की बात अगर हम करें तो पहली किरण थी अनंत पर, ऑब्जेक्ट अनंत पर है, तो अनंत पर है तो उसको हम, किरणों को हम दिखाते हैं समांतर, बिल्कुल समानांतर दिखाते हैं, गिरती समानांतर, मुख्य अक्ष के समांतर गिर रही, ठीक है। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गिरती है तो वो है परावर्तन के बाद में फोकस से गुजरती है, ऐसा हमने नियम में पढ़ा हुआ है। तो ये किससे गुजरती है, फोकस से गुजरती है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए दूसरी किरण जो है, इसी तरह से मान लीजिए हम दूसरी किरण लें और वो भी मुख्य अक्ष के समानांतर ले ली हमने, दूसरी किरण ले ली, गिरी और वो भी फोकस से गुजरी, तो यानी प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। अगर हमारी नापतोल बिल्कुल सही होंगी तो आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल इसी तरह से पैरेलल लाइन डालनी है और उसको फोकस में से गुजारना है। जब नीचे दोनों तरफ से आप पैरेलल लाइन डाल करके फोकस में से गुजारेंगे तो सोते ही ये फोकस के ऊपर ये क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। इस क्रॉस होने का मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब यानी इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, वो बनेगी, इमेज कहाँ बन रही है, एफ पर। दूसरी इमेज की खासियत क्या आ रही है, छोटी बन रही है, बहुत छोटी बन रही है। कैसी बन रही है, बहुत छोटी बन रही है, बिंदु साइज की बन रही है। और ये किरण जो कैसी है, हालांकि बहुत छोटी है लेकिन दिखाई तो हमें नहीं दे रही, लेकिन ये वास्तविक है। और क्योंकि ये वास्तविक है इसलिए ये उल्टी बनती है, ठीक है, उल्टी। वास्तविक है, रियल है और छोटी बनती है, स्मॉल, बिंदु साइज बनती है, ठीक है। तो जब भी बिंब जो है किसी अवतल दर्पण के अंदर अनंत पे रखा हुआ होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनती है, वो बनती है एफ पर, इस पर, फोकस के ऊपर। कैसी बनती है, छोटी बनती है, वास्तविक बनती है और उल्टी बनती है, ठीक है। ये हो गई स्थिति 1 वाली बात। अब हम बात करेंगे स्थिति 2 की। स्थिति 2 में क्या दिया गया है कि जब बिंब यानी ऑब्जेक्ट वक्रता केंद्र से दूर हो, यानी इनफाइनाइट और ये जो वक्रता केंद्र है इसके बीच में हो। वक्रता केंद्र से दूर हो का मतलब है इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में हो। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, देखिए हम इन दोनों के बीच में पहली बात तो ये डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम में नापतोल इस तरह से रखते हैं कि पोल से और फोकस की दूरी जितनी भी रखी है हमने, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर रखी है, तो फोकस से, पोल से और वक्रता केंद्र की जो दूरी है वो हमें 4 सेंटीमीटर रखनी पड़ेगी, दुगनी रखनी पड़ेगी, और इनको अंकित कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, जो बिंब है उसको सी से पहले कहीं पे भी जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ पर एक बना दो बिंब, अपने हिसाब से बना ली लंबाई, बिंब बना लिया इस तरह से लिख दिया। अब इससे हमें किरणें निकालनी है,
दो किरणों का हमें इस्तेमाल करना है। पहली किरण हम कौन सी इस्तेमाल करेंगे, जो हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो वाली। तो इस बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण जा रही है, तो समांतर अगर किरण जा रही है, तो हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जाती है वो परावर्तन के पश्चात कहाँ जाती है, फोकस से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। ठीक है। इसके बाद में दूसरी बात, दूसरी किरण की बात करें, दूसरी किरण हम इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सी, जो कि वक्रता केंद्र से गुजरती है। तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण की खासियत क्या है, उसकी खासियत ये होती है कि जो किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है वो परावर्तन के बाद में उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों जहां पर काट रही हैं, यहाँ पे हम बिंदु लगाया और यहाँ पर हमने बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो इमेज है वो यहाँ पे बनेगा, जहाँ ये दोनों किरणें आपस में काट रही हैं। किरणें आपस में काट रही हैं तो हमें क्या खासियत नजर आ रही है इमेज की और इस बिंब की, ये जो बिंब है यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी साइज ज़्यादा है और बिंब की साइज छोटी है। तो एक तो हमें बिंब के प्रतिबिंब कैसा मिला, इमेज कैसी मिली, छोटी। दूसरी खासियत क्या मिली, ये उल्टी मिली है, उल्टी। और तीसरी खासियत क्या है, तीसरी खासियत है कि ये कैसी है, वास्तविक है। तो उल्टी बनी है तो वास्तविक है। ठीक है। प्रतिबिंब बना कहां पर, सी व एफ के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना प्रतिबिंब। याद रहेगा कि अगर बिंब की पोजीशन वक्रता केंद्र से पहले हो, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, कहीं पर भी हो, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है और छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। याद रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं तीसरी कंडीशन की, जब बिंब यानी ऑब्जेक्ट जो है वक्रता केंद्र पे रखा हो। कहां पे रखा हो, वक्रता केंद्र के ऊपर। ये वक्रता केंद्र है, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ। ठीक है। तो इसमें हम दो किरणों का इस्तेमाल करेंगे। पहली किरण कौन सी इस्तेमाल करेंगे, पहली किरण हम इस्तेमाल करेंगे जो कि कहां से जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर है। मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण जा रही है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है, तो हम ये फोकस से गुजार देते हैं। ठीक है, फोकस से गुजार देते हैं। इसी तरह से दूसरी किरण, जो किरण फोकस से होकर गुजरती है, ये फोकस से होकर गुजरती है, ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक है। तो ये जो किरण आपस में काटेंगी वो यहां पर काटेगी। दरअसल जब ये कटेंगे इस तरह से कटेंगी, यहां पर आकर यहां पर बनेगा, यानी प्रतिबिंब जो बना, अगर आप इसको नाप तोल से करके खुद स्केल से इसको लाइनिंग बनाएंगे तो आपको ये सी पर ही सी के नीचे कटेगा, यानी प्रतिबिंब बनेगा सी पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इस स्थिति में, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, सी पर बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, बराबर, बराबर, समान आकार का। और उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा तो वो वास्तविक भी होगा, वास्तविक। ठीक है। तीसरी कंडीशन ध्यान रहेगी कि अगर बिंब, अगर ऑब्जेक्ट वक्रता केंद्र पे रखा हुआ है तो अवतल दर्पण से अगर हम चित्र बनाने की बात कर रहे हैं तो इसका जो प्रतिबिंब है, इसका जो इमेज है वो भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। अगर बिंब यानी ऑब्जेक्ट जो है चौथी पोजीशन में हो, यानी बिंब जो है
वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हो। ये वक्रता केंद्र रहा और ये मुख्य फोकस है, इसके बीच में कहीं पर हो, इसके बीच में कहीं पर हो। तो किस तरह से कहाँ पे चित्र बनेगा, देखिए अगर इसके बीच में कहीं पर है बिंब, तो यहाँ से जो पहली किरण हम इस्तेमाल करेंगे वो मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के और इस तरह से जाएगी, फोकस में से गुजरते हुए इधर इस तरह से जाएगी, ठीक है। और दूसरी किरण जो इस्तेमाल करेंगे वो हम फोकस से गुजारेंगे, फोकस से गुजार करके, फोकस से हमने गुजारी, इस तरह से टकराई और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी इस तरह से। इनको आगे मिलाएंगे जब, तो इस तरह से यहाँ पर ये किरण यानी सी से परे, सी से दूर, अनंत और सी के बीच में यहाँ पर ये बनेगा। और देख लीजिए साफ नजर आ रहा है कि इसकी आकृति, इसका जो आकार है, साइज है, पहली बात तो स्थिति कहाँ हुई इसकी, सी से परे, सी से परे, या इसको हम लिख सकते हैं सी व इनफाइनाइट के बीच। यहाँ तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बना, आकार तो क्या है, बड़ा है, आकार बिंब से बहुत बड़ा है, बड़ा, उल्टा बनेगा, उल्टा दिख ही रहा है इसके अंदर, और वास्तविक, उल्टा है तो वास्तविक तो होगा ही होगा, उल्टे प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होते हैं, वास्तविक, ये इसकी विशेषताएं हो गई, ठीक है। ये चौथी कंडीशन हो गई। अब बात करेंगे हम पांचवी कंडीशन। पांचवी स्थिति के अंदर बिंब जो है उसको हम रख रहे हैं मुख्य फोकस के ऊपर। कहाँ पे रख रहे हैं, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस कहाँ है, देखिए ये फोकस, आगे मुख्य फोकस के ऊपर बिंब को हमने रख दिया। जब हम मुख्य फोकस पे बिंब को रखते हैं तो दो किरणें हम निकालते हैं। पहली किरण जैसे हमने निकाली मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य के समांतर जो किरण आई वो परावर्तन के बाद में फोकस से होकर गुजरेगी, ये फोकस से होकर गुजरी और ये निकल, ठीक है। इसी तरह दूसरी किरण हमने निकाली जो कैसे लगती है, वो वक्रता केंद्र से निकलती हुई प्रतीत होती है। वो ये किरण क्या है, जिस डायरेक्शन में जाती है उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाती है, यानी इस तरह से वापस लौटेगी अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, और इस तरह से ये आगे चले जाएगी। काफ़ी आगे जाकर के ये कहीं पे मिलेंगी और एक बहुत ही बड़ा चित्र बनेगा, आवर्धित, काफ़ी बड़ा चित्र बनेगा आवर्धित, ठीक है। यानी जब बिंब की पोजीशन जो है मुख्य फोकस पर हो तो चित्र जो बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज जो बनेगी वो बनेगी इनफाइनाइट पर, यानी अनंत पर, अनंत पर। कैसी बनेगी, काफी बड़ी, काफी बड़ी, उल्टी बनेगी और वास्तविक बनेगी। उल्टी बनेगी तो वास्तविक तो होगी, वास्तविक, ठीक है। ये तो हो गई पांचवी कंडीशन। अब हम बात करेंगे लास्ट कंडीशन की, छठी कंडीशन। छठी कंडीशन के अंदर बिंब को यानी ऑब्जेक्ट को रखा गया है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। मुख्य फोकस कौन सा है, ये रहा मुख्य फोकस। ध्रुव कौन सा है हमारा, ये रहा ध्रुव। इन दोनों के बीच में रखी गई है बिंब को, वस्तु को। तो इन दोनों के बीच में हम रख देते हैं वस्तु। एक वस्तु हमने, मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको इन दोनों के बीच में रख दिया। अब इस वस्तु से दो किरणें निकालनी है हमारे को। हमने चार किरणें पढ़ रखी हैं, चार किरणें निकलती हैं। यहाँ पे हम दो किरणें कौन सी यूज करें, कोई सी भी यूज कर सकते हैं करने को तो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम पोल के पास में है, ध्रुव के पास में है, तो इसलिए एक किरण तो वो इस्तेमाल करेंगे जो ध्रुव से निकलती है, ठीक है, जो ध्रुव पर आपतित होती है। तो यानी एक किरण तो हमने कौन सी निकाल दी, एक किरण तो हम निकालते हैं ध्रुव से आपतित होने वाली, ये ध्रुव से आपतित हुई ध्रुव के ऊपर, और ये उतने ही उसमें कोण में ये यहाँ से निकल गई, ठीक है। और दूसरी किरण जो है
हम कौन से इस्तेमाल करते हैं? जो मुख्य ये जो है अपना वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसी किरण हमने यहाँ पे की, ये जब परावर्तित होगी तो उल्टी दिशा में परावर्तित होकर के और ये इस तरह से वापस से आगे चले जाएगी। अगर इन दोनों किरणों को हम आपस में मिलाएं, पीछे की तरफ देखिए, पीछे की तरफ हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दर्पण के पीछे जाकर के ये मिल जाती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम बिंब को यानी ऑब्जेक्ट को फोकस और ध्रुव पी के बीच में, ध्रुव के बीच में और फोकस के बीच में रख दें कहीं पर भी, तो हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो प्रतिबिंब प्राप्त होगा दर्पण के पीछे की ओर। ठीक है, दर्पण के पीछे की ओर प्राप्त होगा। और कैसा होगा वो? पहली बात तो सीधा होगा, सीधा होगा इसलिए वास्तविक नहीं होगा, वो आभासी होगा, वर्चुअल होगा। आभासी को बोलते हैं वर्चुअल, आभासी होगा और बड़ा होगा, काफी ज्यादा बड़ा होगा। ये हो गई हमारी छठी कंडीशन। ठीक है, अब हम अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाए गए हैं, इनकी जो 6 कंडीशन हमने अभी तक पढ़ी है, उन सब की एक रिकॉल कर लेते हैं, उन सबको वापस से दोहरा लेते हैं। ये जो टेबल हमें दी गई है, उस टेबल में ये सारी पोजीशन दी गई हैं। पहली पोजीशन हमारी थी, अगर वस्तु अनंत पर हो, बिंब यानी ऑब्जेक्ट अनंत पर हो, तो हमें जो इमेज मिलेगी वो फोकस पर मिलेगी। हमने देखा भी था उसके अंदर कैसी मिलेगी, अत्यंत छोटी बिंदु साइज की मिलेगी, वास्तविक और उल्टी मिलेगी। इसी तरह से अगर कंडीशन दूसरी हो और बिंब जो है वो वक्रता केंद्र से परे रखा हुआ हो, अगर वक्रता केंद्र से परे रखा हुआ है तो उसकी जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा, वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। साइज उसकी छोटी होगी और वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, अगर तीसरी कंडीशन में हो, वक्रता केंद्र पर अगर कोई बिंब रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है और समान साइज का बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, नंबर 4, अगर बिंब जो है, वस्तु जो है, वो वक्रता केंद्र और एफ के बीच में हो, फोकस के बीच में हो, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो वक्रता केंद्र से परे बनेगा, दूर बनेगा और काफी बड़ा होगा और वास्तविक और उल्टा होगा। अगर पांचवी कंडीशन देखें कि अगर बिंब फोकस पर है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा, वो भी काफी ज्यादा बड़ा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। और अगर छठी कंडीशन के अंदर बिंब जो पोल है, जो ध्रुव है और फोकस है, उसके बीच में अगर है, ध्रुव और फोकस के, तो ऐसी स्थिति में दर्पण के पीछे जाकर के बनेगा, सबसे बड़ा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। इस टेबल को देखने पर एक बात तो साफ नजर आ रही है कि सिवाय छठी पोजीशन को छोड़कर सभी पोजीशन के अंदर वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? वास्तविक और उल्टे। केवल छठी कंडीशन के अंदर ही आभासी यानी वर्चुअल और सीधा हमें प्राप्त हो रहा है प्रतिबिंब। छठी कंडीशन कौन सी थी? जब वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं। कब? जब वस्तु को हम ध्रुव यानी पोल और फोकस यानी एफ के बीच में रखते हैं, तभी हमें दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो आभासी और सीधा प्राप्त होता है। ये कंडीशन। इसके अलावा जितनी भी कंडीशन है उन सभी में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ। ठीक, ये तो बात हुई हमारी अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी। अब हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब किस तरह से बनते हैं। अगर हम उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर
की बात करें और उससे प्रतिबिंबों का निर्माण देखें तो उसकी दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति तो क्या होती है, जब बिंब जो है यानी ऑब्जेक्ट जो है अनंत पर हो, या फिर जब ऑब्जेक्ट अनंत और पोल यानी ध्रुव के बीच में। दो कंडीशन। तो यहाँ पे हम पहली कंडीशन की बात करते हैं कि अगर हमारा दर्पण है उत्तल यानी कॉन्वेक्स, और कंडीशन पहली वाली है यानी बिंब जो है यानी जो वस्तु जो है वो कहाँ रखी हुई है, अनंत पे रखी हुई है। जैसे ये ए बी वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, अनंत पे रखी हुई है, यानी समांतर किरणें आ रही हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति के अंदर जैसे पहली समांतर किरण आई तो वो किरण यहाँ पर आपतित हुई और यहाँ से ये परावर्तित हो गई। ठीक है, इसी तरह से नीचे वाली ये किरण आई, यहाँ पर आपतित हुई और यहाँ से ये परावर्तित हो गई। इसी तरह से ये जो किरण थी वो पोल पर आपतित हुई और वापस से यहाँ से वापस से परावर्तित हो गई। जब हम इन किरणों को पीछे की ओर मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो एफ है, फोकस जो है, इसके ऊपर ये तीनों किरणें मिल जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज जो बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा, वो दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, फोकस पर। अब दर्पण के पीछे बन रहा है और फोकस पे बन रहा है, इसका मतलब क्या है, वो आभासी होगा। दर्पण के पीछे बन रहा है इसका मतलब वो आभासी होगा, वर्चुअल होगा, और आभासी के साथ साथ में वो सीधा भी होगा। ठीक है, साइज की अगर बात करें तो वो बहुत छोटा होगा, बिंदु के साइज का, बहुत छोटा। देखिए यहाँ पे बिंदु के साइज का ही बन रहा है, बहुत छोटा होगा, बिंदु साइज का, बिंदु के जैसा, पॉइंट की जैसा, बिंदु जैसा। ठीक, कंडीशन क्या हुई कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी दो ही कंडीशन है। पहली कंडीशन की बात हमने की, इस कंडीशन में क्या था कि जब बिंब अनंत पे रखा हुआ है, जब अनंत पे बिंब रखा हुआ है उससे जब हम किरणें निकाल के इस पे डालते हैं, आपतित करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो किरणें हैं फोकस के ऊपर से आती हुई प्रतीत होती है। यानी जो इमेज जो बनेगा, इमेज जो बनता है वो इमेज किससे कहाँ पर बनेगा, वो दर्पण के पीछे बनेगा और फोकस पर बनेगा। और वो जो इमेज बनेगी, वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और बहुत छोटा बिंदु के साइज का होगा। ठीक, अगर हम बात करें उत्तल दर्पण के अंदर दूसरी स्थिति की, कौन सी स्थिति की, जब बिंब यानी ऑब्जेक्ट जो है अनंत व ध्रुव के बीच में हो, अनंत व पोल के बीच में हो। ये रहा हमारा पोल और ये रहा हमारा इनफाइनाइट। ठीक है, और ये हमारा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का मतलब इसका जो उभरा हुआ पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ है, चमकता हुआ पृष्ठ जहाँ से परावर्तन होता है, और पीछे वाले हिस्से पे पॉलिश है, अपरावर्तक। ठीक है, ठीक है, तो अनंत और पोल के बीच में रखे हुआ हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी। ठीक है, अब यहाँ से हम दो किरणें बनाते हैं। एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर बनाएंगे और दूसरी किरण ऐसी बनाएंगे जो कि किसमें से गुजर रही है, वक्रता केंद्र में से गुजरती प्रतीत होती है। इसमें से वक्रता केंद्र में से गुजरती हुई प्रतीत होती है। जब हमने पहली किरण बनाई तो पहली किरण तो हमने मुख्य अक्ष के समांतर सीधी सीधी बना दी। जैसे समांतर किरण बनाई हमने मुख्य अक्ष के, तो ये परावर्तन के बाद में रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर तरफ चली जाएगी। ठीक है, दूसरी किरण हमने इस तरह से बनाई कि जो वक्रता केंद्र आ रहा है, वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होनी चाहिए। तो ये किरण क्या होती है, वापस उसी दिशा में वापस से लौट जाती है। ठीक है, अब इन दोनों किरणों को अगर हम वापस से मिलाएं आगे जाकर के, तो हम देखते हैं कि ये दोनों किरणें जो हैं वो अगर मिलाने लगे हम दोनों किरणों को, तो यहाँ पर मिल जाती हैं दर्पण के पीछे एफ से पहले, पी और एफ के बीच में। कहाँ पर मिलती है, पी व पी यानी पोल ध्रुव और एफ यानी फोकस।
इसके बीच में मिलती हैं कहीं पर, पी व एफ के बीच में हमारा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बन रहा है? साफ दिख रहा है कि छोटा बन रहा है, ये साइज बड़ी थी, ये छोटी है, छोटा बन रहा है। दर्पण के पीछे बन रहा है, इसका मतलब आभासी है, और आभासी है इसका मतलब सीधा है। ठीक। तो गोलित दर्पण के अंदर उत्तल दर्पण की दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन, जब बिंब अनंत पर हो। दूसरी कंडीशन, जब बिंब या ऑब्जेक्ट जो है अनंत व ध्रुव के बीच में। ठीक। अब हम बात करेंगे अवतल दर्पण के उपयोगों पर। देखिए, अवतल दर्पणों के कुछ खास उपयोग हैं। जैसे पहला उपयोग मैं बताता हूँ आपको। पहला उपयोग ये है कि जैसे आपने टॉर्च देखी होगी, टॉर्च, सर्च लाइट भी आपने देखी होगी, और आपने जो व्हीकल्स हैं, वाहन जो होते हैं, उसमें जो आगे जो हेडलैम्प होते हैं, वाहनों की जो लाइटें होती हैं, वो भी देखी होगी। वाहनों के हेडलैम्प जो होते हैं, उनके अंदर एक दर्पण का यूज आपने देखा होगा। वो इस तरह से लगा रहता है, और यहाँ पर कोई बल्ब लगा रहता है, और उससे फिर रोशनी निकलती है। ठीक है। तो ये कौन सा दर्पण होता है? ये होता है उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का एक उपयोग तो ये कि टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के जो हेडलैम्प होते हैं, जहाँ पर कि हमें प्रकाश का एक समांतर प्रकाश पुंज की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल एक सीध के अंदर प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, वहां पर हम इस अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरी चीज, जब भी हम शेविंग मिरर की बात करते हैं, शेविंग मिरर में क्या होता है कि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण की एक खास बात होती है। अवतल दर्पण की खास बात क्या होती है? वो ये होती है कि अगर अवतल दर्पण के अंदर हम फोकस और पोल के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में किसी वस्तु को रखें, तो उसका एक बड़ा, काफी बड़ा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। ठीक है। इसी वजह से क्या करते हैं कि इस दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का या कॉन्केव दर्पण का प्रयोग करते हैं हम शेविंग मिरर के रूप में। कि जैसे ही हम फोकस और पोल के बीच में अपना चेहरे को ले जाते हैं, तो हमें ज़्यादा बड़ा चेहरा नज़र आता है, जिससे हम आसानी से शेविंग कर सकते हैं। ठीक यही स्थिति होती है जब हम दांतों के डॉक्टर को अपने दांत दिखाने जाते हैं, तो उसके पास में भी जो उपकरण होता है, उसमें ये अवतल दर्पण लगा हुआ होता है। वो भी इसी तरह से फोकस और पोल, ध्रुव के बीच में वस्तु को रखता है, तो उसका एक बड़ा चित्र हमें उसे नज़र आता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें, सौर भट्टियाँ जो होती हैं, सौर भट्टियाँ जो होती हैं, उनके अंदर भी एक उपकरण लगा होता है जो कि सूरज के ताप को कन्वर्ट करके और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पैदा करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है, कन्वर्ट करता है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पैदा करता है। इसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है, कॉन्केव लेंस का ही प्रयोग होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम डिश एंटेना की बात करें, टीवी के डिश एंटेना आपने देखे होंगे, उसका आकार कैसा होता है? उसका भी अवतल की तरह होता है, और उसका क्या सिस्टम होता है उसके अंदर? जितने भी तरंगें होती हैं, ये पहले इनसे टकराती हैं और फिर ये रिपीट होकर के यहाँ पर इसके एक उपकरण लगा हुआ होता है। इस उपकरण के ऊपर ये सेंट्रलाइज कर देती है, सारी जितनी भी किरणें आती हैं वो इसके ऊपर सेंट्रलाइज होती है, और यहाँ से हमारा टीवी का वायर जाता है और टीवी के अंदर हमारे सिग्नल प्राप्त होते हैं। तो अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग हो गए? एक तो टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के जो हेडलैम्प्स होते हैं, उनके अंदर समांतर बिल्कुल सीधा प्रकाश प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, शेविंग वगैरह के अंदर, या जो भी हम लेडीज लोग अपने ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, वहाँ पर जो कांच लगे हुए होते हैं, उस तरह के वो शेविंग, जिसमें वो आईब्रो वगैरह बनवाते हैं, वो जो चीज़ दर्पण होता है वो भी अवतल दर्पण होता है, कॉनकेव लेंस होता है। टीवी के डिश एंटीना हो गए और
सौर भट्टियाँ हो गई जहाँ पर कि हमें सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने की आवश्यकता पड़ती है। ये सारे अवतल दर्पण के कुछ उपयोग हैं। अब हम करेंगे उत्तल दर्पण के कुछ उपयोगों के बारे में जानकारी। यदि हम उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में बात करें तो उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स जो मिरर होता है, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है वाहनों में। वाहनों में जो पीछे देखने के लिए जो मिरर लगा होता है, साइड मिरर जो होता है पीछे देखने के लिए, उसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं, समतल दर्पण का क्यों नहीं करते? देखिए, समतल दर्पण का भी प्रयोग किया जा सकता है, कोई खास बात नहीं। उत्तल दर्पण का प्रयोग करने के दो खास कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि उत्तल दर्पण जो होता है इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है, दृष्टि क्षेत्र वो अधिक होता है, मतलब पीछे की अधिक चीजों को ये दिखाता है। समतल दर्पण में दृष्टि क्षेत्र थोड़ा छोटा होता है और उत्तल के अंदर ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स में ज्यादा होता है। दूसरी जो खास बात है इस दर्पण की, उत्तल दर्पण की, वो ये कि ये हमेशा सीधा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब। क्योंकि ये सवाल ये उठता है कि उत्तल का ही क्यों प्रयोग करते हैं, अवतल का क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल जो दर्पण होता है वो कभी कभी दूरी के हिसाब से एडजस्ट होता है और कभी कभी अवतल दर्पण जो होता है उल्टा उल्टा चित्र भी बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। अगर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो हम पीछे की वस्तुओं को उल्टा देखेंगे तो उससे तो हम गड़बड़ हो जाएगी सारी मामला। इसलिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करते हैं, हम उत्तल दर्पणों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उत्तल दर्पण का एक सामान्य सा प्रयोग और भी होता है, वो होता है कुछ शोरूम्स के अंदर। शोरूम में कभी हम जाते हैं तो वहाँ पे सुरक्षा के लिए क्या बड़े बड़े दर्पण लगा दीजिए, गोल गोल दर्पण लगाए जाते हैं और जो मालिक होता है वो इन दर्पणों में पीछे का व्यू देखता रहता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी बड़ा इलाका इसमें नज़र आता है। तो सुरक्षा के लिए भी कुछ शोरूम्स के अंदर जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का कोई प्रयोग पूछे तो महत्वपूर्ण प्रयोग तो है वाहनों के अंदर पीछे देखने वाले कांच के रूप में। और इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि इसका ही उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि एक तो उसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा होता है और दूसरा इससे हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। इन दो कारणों से हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं वाहनों में पीछे देखने के लिए। अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण के लिए, यानी स्फेरिकल मिरर्स के लिए, जो परावर्तन के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो चिन्ह परिपाटी का, साइन परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, इसको हम कहते हैं कार्तिकी। क्या कहते हैं? कार्तीय कार्तीय चिन्ह परिपाटी, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है। इस चिन्ह परिपाटी में क्या क्या बातें होती हैं देखते हैं। देखिए, चिन्ह परिपाटी में एक बात तो ये कही गई है कि कोई भी दर्पण है उसके अंदर ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। ये कोई दर्पण है, इसमें ये जो ध्रुव है इसको तो मूल बिंदु माना जाता है। और बिंब जो है, जो भी ऑब्जेक्ट है, बिंब यानी ऑब्जेक्ट, हमेशा किधर रखा जाता है? राइट हैंड साइड। मूल बिंदु जो भी है इसके बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड के अंदर किधर रखा जाएगा बिंब? हमेशा ये बिंब जो ए बी है ये हमेशा कहाँ रखा जाएगा? ये रखा जाएगा हमेशा लेफ्ट साइड। ठीक है, हो गई बात क्लियर? तो पहली बात क्या रही? ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है और बिंब जो है या ऑब्जेक्ट जो है हमेशा बिंब मूल बिंदु के यानी ध्रुव के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में रखा जाता है। ये ध्रुव है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में यानी इस साइड में रखा जाएगा, ये लेफ्ट साइड है। ठीक है। दूसरी बात, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी दूरियां हैं, चाहे से वो इस साइड वाली हो, चाहे इस साइड वाली हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, वो कहाँ से नापी जाती है?
ध्रुव से नापी जाती है। ठीक है, आगे ध्रुव के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, यानी ये जो ध्रुव है इसके दाईं ओर यानी इधर वाली जो दूरियां हैं वो प्लस में नापी जाती हैं, और लेफ्ट साइड वाली जो दूरियां हैं वो माइनस में नापी जाती हैं। ऊपर वाली प्लस में नापी जाती हैं और नीचे वाली माइनस में नापी जाती है। ठीक है, यही हमारी चिन्ह परिपाटी है। ठीक है, आज समझ रहा, इसमें चार बातें थी। पहली बात तो ये थी कि ध्रुव को मूल बिंदु माना गया है, ध्रुव को या पोल को मूल बिंदु माना गया है, और बिंब हमेशा मूल बिंदु के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में रखा जाता है, हमेशा लेफ्ट साइड में बिंब रखा जाता है। ठीक, दूसरी बात कही कि मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी दूरियां हैं वो ध्रुव से मापी जाती हैं, सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। तीसरी बात क्या कही, ध्रुव के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड वाली धनात्मक और लेफ्ट हैंड साइड वाली ऋणात्मक, ठीक है, मानी जाती है। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर ये ऊपर वाली जो दूरियां ये धनात्मक और नीचे वाली दूरी ऋणात्मक मानी जाती है। ये है चिन्ह परिपाटी। इस बात का हमें ध्यान रखना है, आगे जो हम सवाल हल करेंगे, जब हम दर्पण के सूत्र की बात करेंगे, उसके आवर्धन की बात करेंगे, तब इस चिन्ह परिपाटी का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा, इसलिए हमें इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं मिरर फार्मूले की या दर्पण के सूत्र की।